आवाज आ रही है मेरी? सर थोड़ा कट कट के आ रहे हैं। जी, आप लोगों की भी आवाज मुझे थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है। तो इफ इन केस अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो है तो क्या? बीच में मुझे बता दीजिएगा। विक्रम, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक से देखेंगे, हमारा जो ओवरऑल कोर्स रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का काम है, जो मेन एरिया है वो ये है कि रूरल सेगमेंट में जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं या जो फाइनेंस सेक्टर्स हैं या जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो मेन मोटिव है, इनका जो मेन गोल है और इनका जो टारगेटेड एरिया है, वो बेसिकली जो हमारे ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हमारे जितने भी रूरल एरियाज हैं, वहाँ की ज़रूरतों को वन टू वन कंप्लीट करना है। क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है, बैंक की ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगहों पे ये जो रूरल सेक्टर के लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो छोटे छोटे आपके फाइनेंस कंपनीज हैं, छोटी छोटी समितियां हैं जो गांव में, वो हमारे जो रूरल एरियाज में हैं, जो स्पेशली एग्रीकल्चर पर्पस में हमारे किसान लगे हुए हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है। जो कि चूंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इंडियन इकोनॉमी आज भी 80% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बेस पर ही हमारी इकोनॉमी डिपेंड है। 80% जो हमारा इनकम है, 80% जो हमारी लाइवलीहुड है, जिससे हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर रहा है, वो चल रहा है, उसमें पैसा आना और जाना लगा है, उसका 80 to 90% जो पार्ट है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू होता है। भारत जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है और जो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, उनमें जो एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं जिसके बेस पर इंडिया अपना इनकम गेन करता है वर्ल्ड मार्केट से, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल गुड्स के हैं। इवन इफ की जो इंडियन जो हमारे देश के अंदर में भी जितने बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें से एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर गुड्स पे, यानी खेती के बाद जो सामान आता है उसके प्रोसेसिंग, उसके पैकेजिंग पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो जब हम रूरल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ वगैरह हमने कभी सुना होगा, जो लास्ट न्यूज़ मैंने सुना था किसी एग्रीकल्चरल या रूरल सेक्टर लैंडिंग से लेकर, तो अभी आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन किसानों के लिए एक नया बिल पास किया गया है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात पे भी डिपेंड करेंगी, आगे फ्यूचर में इन चीज़ों को भी डिसाइड करने में मदद करेंगी कि जो बैंकिंग सेक्टर है या जो फाइनेंस सेक्टर है उसके स्ट्रक्चर में भी क्या चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, अभी इंडिया में जो सबसे एपेक्स
बैंक है, आप लोगों ने नाबार्ड के बारे में सुना होगा। एसबीआई जो है वो लार्जेस्ट बैंक केटरिंग इन रूरल बैंकिंग है। जिस समय गवर्नमेंट ने 1980s के टाइम पे 80 के दशक में जब बैंक्स का गवर्नमेंटाइजेशन किया था, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इन बैंक्स को गवर्नमेंटाइज करने का, इनका सरकारीकरण करने का मेन मोटिव था कि जो देश के रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इन बैंक्स की लिमिट्स को पहुंचाया जाए। पहले क्या हुआ करता था कि शहरों में बैंक्स थे, बिजनेस फर्म्स को ये लोन दे दिया करते थे, और जब भी वो बिजनेस फर्म्स को ये लोन दिया करते थे, उनका रिटर्न आना नहीं आना, या किसी कंडीशन पे अगर वो रिटर्न लैप्स हो जाता है, कोई एक बड़ी फैक्ट्री या बड़ी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाती है, तो वन टाइम में ही बैंक को अपफ्रंट एक लॉस होता था। सेकंड, इन बैंक्स का रीच आउट देश के एक बड़े हिस्से में नहीं था, क्योंकि उस समय 80s के टाइम पे, आज के डेट में भी एक बहुत बड़ी इंडिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पार्ट गाँव में रहती थी। गांव में जो मेन बिजनेस हुआ करता था इनकम का, वो मोस्टली डिपेंड करता था एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेसेस पे। तो जब ये प्राइवेट बैंक्स को जब ये गवर्नमेंटाइजेशन किया गया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की गई, तो उसका मेन मोटिव था इन छोटे छोटे गांवों में इन बैंकिंग सेक्टर की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। In rural banks, India, there are 14,475 rural banks in country, which 2126, 91% are located in, ये 2126 नहीं है, ये 12126 है, 12,126 are located in remote rural areas. SBI सबसे बड़ा लेंडिंग सेक्टर प्रोवाइडर है, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, जो कि रूरल सेक्टर्स में वर्क कर रहा है आज के डेट में। और इनिशियली जो एसबीआई का जो गवर्नमेंटाइजेशन किया गया था, फिर एसबीआई को जो जिस तरीके से रेगुलेट किया गया है आज के डेट में, ये दोनों बैंक्स, नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट है और एसबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसका बहुत बड़ा पार्ट रूरल बैंकिंग के रूप में आज के डेट में वर्क कर रहा है इंडियन मार्केट में, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। कुछ जो और भी टाइप्स के रूरल बैंक्स हैं, उनमें हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, एपेक्स बैंक लिमिटेड, नाबार्ड, सिंधानूर अर्बन सौहार्द कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे, स्पेशली महाराष्ट्र के एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत हैं। आपको यूपी के एग्रीकल्चरल जो किसान हैं, उनके साथ मिलकर बनाई हुई बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पता चलेगा। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कि विदर्भ क्षेत्र के आसपास जो गन्ना के किसान होते हैं, या जो शुगर मिल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी हुई हैं, उनको बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंक्लूजन के लिए स्पेशल कोऑपरेटिव बैंक से, स्पेशली उस एरिया में इन लोगों के लिए ये कोऑपरेटिव बैंक चलाए जाते हैं, सरकारी बैंक है। वैसे ही अगर आप बंगाल में जाएंगे, तो वहाँ पे जो जूट किसान होते हैं, या जो कपास की खेती वहाँ पे होती है, स्पेशली जूट के लिए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव बैंक्स स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, जो कि इन
कोऑपरेटिव सोसाइटीज का यूज करके किसानों को मतलब एक अलग चैनल से एक सेपरेट चैनल प्रोवाइड करके उस पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। रूरल एरियाज में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है रूरल एरियाज में रहती है। हमारी जीडीपी का मोर देन 50% जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। ये तो 50% जीडीपी पे है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है देश का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, that comes around 80% of total income of the जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट इनकम है उसका 80% जो है हमारा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो रूरल सेक्टर के या जो लार्ज मार्केट सेक्टर के केवल 7% को कवर कर रहा है। कॉमर्शियल बैंक्स कौन? जितने भी आपने बड़े नाम सुने हैं बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या वो गवर्नमेंट कंपनी हो, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सारी कंपनीज जो कि कॉमर्शियल बैंकिंग में हैं, वो उनका रीच आउट रूरल एरियाज में केवल और केवल 7% है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये बैंक्स का बिजनेस बहुत बड़ा है। पीएनबी अपने आप में बहुत बड़ी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी आप बैंक ले लीजिए, सेंट्रल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, एपेक्स बैंक्स जितने भी हैं, उनका जो इंडिया में बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनका रूरल रीच आउट जो है वो मात्र केवल 7% है। सबसे ज़्यादा आपको कोई बैंक्स किसी ग्रामीण एरिया में मिलेगा तो वो एसबीआई का ही मिल सकता है। इसके अलावा अब आज के डेट में जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का वर्क चालू हुआ है, केवल और केवल गवर्नमेंट के नए स्कीम्स के कारण, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करने के कारण ये बैंक्स धीरे धीरे इन्होंने रूरल एरियाज का मार्केट समझा है, वहाँ का बिजनेस स्कोप समझा है कि कितना वहाँ पे स्कोप है, और धीरे धीरे फिर ये बैंक्स इन रूरल एरियाज में मूव आउट कर रहे हैं, अपने नए ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। विक्रम, 1 मिनट में होल्ड पे रहूंगा। सॉरी, तो अभी तक हम जो भी देख थे कि जो स्टार्टिंग से हमने क्लासेस की हैं और जब भी मैंने बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बताया है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कॉमर्शियल बैंक्स का होता है। इंडिया में जो भी बैंक्स चल रही हैं, आप उसको बेसिकली कैटेगराइज अप करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बिजनेस पार्ट है वो कॉमर्शियल बैंक्स का है आज के डेट में। कॉमर्शियल बैंक्स इंडियन मार्केट में
सबसे ज्यादा रीच आउट रखती हैं, और आज के डेट का नाम लीजिए, वो एज अ कमर्शियल बैंक वर्क करने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे कि कई सारे फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं आज के डेट में, वो बैंक का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं। कई छोटे छोटे नए स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन हो रहे हैं। तो किस समय में ये एज अ फाइनेंस कंपनी वर्क करते थे, और आज के डेट में बैंकिंग सेक्टर में, प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर में ये रन करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये लिंक होना चाह रहे हैं डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर में। इसका बेनिफिट क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, लोग इनसे ज़्यादा जुड़ते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आप किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लीजिए, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है, या आप किसी भी XYZ बैंक में चले जाइए, आपको पता होगा बाय डिफॉल्ट कि अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो इस चीज़ की गारंटी है कि कल के डेट में अगर कोई डिफरेंस आता है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना बैंक वालों के लिए कंपलसरी है। तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम है, आपको मिसगाइड करने के चांसेस कम है। जी रमेश बताइए। आप आप जो चैट बॉक्स है रमेश, उसमें अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मुझे दिख जाएगा, हम साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। फिर इनके आप चाहें तो डायरेक्टली आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते जी सर। हैं। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। नहीं कुछ नहीं सर। ठीक है, तो नाबार्ड जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया हुआ है, कि फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेशन देखती हैं। हमारे देश की प्राइम बैंक है ये। सारे बैंक जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई डिज़ाइन करती है या इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखती हैं, उनको फॉलो करके सारे बैंकिंग सेक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, चाहे वो कोई फॉरेन बैंक हो जो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने आ रहा है, या कोई रूरल बैंक या रूरल बैंकिंग रिलेटेड सोसाइटीज़ जो हैं, वो सारे के सारे आरबीआई की गाइडलाइन पे वर्क करते हैं। अच्छा, जो रूरल सेक्टर लैंडिंग है उसको चलाने के लिए एक स्पेशल फंक्शन, या आप एक वो कर सकते हैं कि एक स्पेशल अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया, एक स्पेशल अथॉरिटी डिज़ाइन की गई है, जिसको हम जनरल टर्म्स में नाबार्ड के नाम से जानते हैं। नाबार्ड के कई एग्जाम्स अभी आप देखते होंगे, अगर आप में से कोई बैंकिंग कर, इनके अलग अलग पोजीशंस के लिए एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे जिसका यूज होता है कि ये नाबार्ड एग्जैक्टली जो बैंकिंग रेगुलेशन है रूरल बैंकिंग्स के रिलेटेड, ये उसको रेगुलेट करता है। इसका सिंपल मीनिंग है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वही इसका डेफिनेशन भी बता देता है कि नाबार्ड एक्चुअली क्या है और इसका काम क्या है, पर्पस क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंकिंग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे हमारे देश का नेशनल बैंक जो होता है, जो मेन प्राइम बैंक है, वो आरबीआई है, वैसे ही नाबार्ड का गठन किया गया है इंडिया के जो एग्रीकल्चरल नीड्स हैं उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, और जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो
उसको मॉनिटर करने के लिए नाबार्ड का गठन किया गया है। अच्छा, एक सिंपल चीज लोगों के उसमें होता है कि क्या नाबार्ड आरबीआई के अंडर वर्क करती है? तो आरबीआई जो है वो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है और वो उसके पास ही राइट होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेशन बनाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, तो नाबार्ड जो है वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में आरबीआई की गाइडलाइन पे ही वर्क करती है। यानी नाबार्ड आरबीआई की गाइडलाइन पे वर्क करती हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसके नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है ना। ये एक पुराना डेटा है, 2010-2011 का डेटा है कि टोटल 28 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आरआरबी रूरल बैंक्स जो हैं 88 रूरल बैंक्स, 22 प्राइवेट बैंक्स और लगभग 30 फॉरेन बैंक जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर, वो नाबार्ड के अंडर में वर्क कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12,000 कोऑपरेटिव बैंक और 1 लाख के आसपास प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव बैंकिंग से लिंक्ड है। कहने का मतलब जो गांवों में फैसिलिटी होती है उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो लगभग ये सन 2010-12 का 10-11 का डेटा है, तब लगभग 12,000 ब्रांचेस और लगभग 1 लाख प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो मार्केट में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, आप लोग जिस एरियाज में रहते हैं, आप लोगों ने कभी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में वहाँ सुना है? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके एरिया में रन कर रही है यस सर। या कोई कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पे? यस सर। मोस्टली आप लोगों के घर के आसपास में आरआरबी तो होगी जो रूरल बैंक है। यस सर। ग्रामीण बैंक आपने सुना जो होगा, राज्य ग्रामीण बैंक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के नाम से चलती है। यस ये सर। तो होंगे लगभग आप सभी ने देखा होगा। यस सर। जी, तो ये जो ग्रामीण बैंक है, ये इस बैंक की एवं इसके साथ साथ जितने भी इस तरीके के ग्रामीण बैंक है, जितने भी अलग अलग सोसाइटी रन बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, इसका मेन मोटिव और इसका एस्टेब्लिशमेंट केवल और केवल इसलिए किया गया था ताकि रूरल एरियाज में बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। तो आज के डेट में जो बैंकिंग सेक्टर का रीच आउट है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो थी वो बड़े बड़े शहरों तक ही लिमिटेड रहती थी, लेकिन आज के डेट में ये बैंक्स धीरे धीरे दो रीजन से, एक तो गवर्नमेंट का भी इसमें एक प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो आपका भी एक कंट्री के डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट के लिए एक आपका मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि आपको अगर गवर्नमेंट बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड करती है तो आप केवल सिटी एरियाज में ही नहीं, रूरल एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने ब्रांचेस ओपन करें। तो इस फैसिलिटी के अंदर में कई प्राइवेट बैंक्स ने आज के डेट में रूरल एरियाज में
इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। और स्पेशली आप देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका पेमेंट आज के डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक्स के थ्रू हो रहा है। यानी कि कोई भी नई स्कीम आ रही है, उज्ज्वला योजना तक है जो गाँव में या शहरों में जो आपको गैस परचेसिंग के बाद एक सब्सिडी मिलती है, वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। तो अकाउंट में आने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर देश में करोड़ों अकाउंट्स ओपन हुए हैं, करोड़ों के नंबर्स में अकाउंट्स ओपन हुए हैं। और इन जनधन अकाउंट्स में जो फंडिंग है, जितने भी गवर्नमेंट फंड्स हैं रूरल एरियाज में, आप सुनते होंगे कि फलाना स्टेट के गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है। हमारे यहाँ पे ही आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है, किसानों को धान में सब्सिडी मिलेगी। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आज के डेट में ये जो पेमेंट्स हैं, इन सब्सिडीज की जो पेमेंट है, वो बाय डिफॉल्ट अकाउंट के थ्रू ही जाए, ताकि किसी भी प्रकार के जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। ये एक रीजन वाइज प्रेजेंटेशन है, एक चार्ट है कि किस एरियाज में कितना इंक्लूजन है। जो फार्मर्स हैं, जो खेती या हमारे किसानी के काम में लगे हुए हैं, तो किस एरिया में कितना ज़्यादा लोगों का इंक्लूजन है बैंकिंग सेक्टर में। Still, the level of exclusion is nearly 60% with regional variance. विक्रम, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ यस सर। ठीक है, तो अभी भी ये जो डेटा है मैंने आपको बताया, एक पुराना डेटा है। आज के डेट में ये इंक्लूजन काफ़ी चेंज हुआ है। ये जो 60% है, ये रेशियो आप उल्टा मान लीजिए कि आज के डेट में अराउंड मोर देन 50% इंक्लूजन हो गया है हमारी कंट्री में। यानी कि देश में जो लोगों के अकाउंट्स हैं, देश की टोटल पॉपुलेशन जो है वो समथिंग अराउंड मोर देन 130 करोड़ है। उसमें मोर देन, अगर आप हाफ काउंट कर लीजिए तो मोर देन 70%, मोर देन 70 करोड़ लोगों का आज के डेट में एक्टिवली बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट है, या कहीं ना कहीं वो किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो ये हालांकि ये डेटा अपडेट हो गया है, बट केवल अकाउंट ओपन करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। जब तक देश में जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो गांव में और जो छोटे छोटे रिलेटेड जो क्या बोलेंगे बिजनेसेस हैं, चलते हैं, क्योंकि किसान तो केवल खेती कर रहा है, उसके अलावा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के और कई बाई प्रोडक्ट होते हैं। जूट बनता है तो जूट से चटाई बनती है। अगर मतलब कोई और प्रोडक्ट आप ले लीजिए, गन्ना अगर पैदा हो रहा है तो उससे गुड़ की जो कंपनीज हैं, शुगर कंपनीज जो हैं, दोनों उसके बेस पे रन करती हैं। चावल अगर पैदा हो रहा है तो धान से और भी कई बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे धान से रिलेटेड अपने जो ऑयल्स है, ब्राउन राइस ऑयल जो होता है, वहाँ से ऑयल भी निकलता है। चावल का भी जो चावल मतलब धान से चावल निकालने के लिए भी जो कई फैक्ट्रीज हैं वो लगाई जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। उस धान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बड़ा सेक्टर लगा हुआ है जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, जिसको भी रूरल एरियाज में ही लैंडिंग करनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप
आपके ट्रक्स हैं जो, या आपकी जीप हैं जो रूरल एरियाज में चल रही हैं, तो आप उसकी लैंडिंग के लिए, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई लोन चाहिए तो उसको लेने के लिए आप शहर में जाएंगे, आप सिटी में या आप अपने स्टेट के कैपिटल में जाएंगे तो ही लोन मिलेगा। तो हर एरियाज में छोटे छोटे बैंक्स डेवलप किए गए हैं, स्पेशली इस चीज़, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। आप सबसे बड़ा नाम किसी का सुनेंगे अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो ग्रामीण बैंक और एसबीआई, ये दो बैंक्स आपको कहीं भी मिलेंगी रूरल एरियाज में। और सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों में। आपको हर छोटे गांव के आसपास में, हर 10 गांव 15 गांव में एक एसबीआई का एटीएम, एक एसबीआई की शाखा मिल जाएगी जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हर स्टेट में वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उस नीड को पूरा करने के लिए छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी मार्केट में अवेलेबल है। ये एक डेटा है जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का था। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर के साथ, हर फाइनेंशियल ईयर के साथ आपका ये जो डेटा है ये चेंज हो रहा है। ये कुछ मेजर माइलस्टोन्स हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट का जो बेनिफिट होता है उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। नाबार्ड एस्टेब्लिश होने के बाद से या इस बीच में और भी कई जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जो छोटे छोटे, जैसे सिडबी के बारे में आपने सुना होगा, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। इसका काम जो छोटे सेक्टर, जो छोटे एरियाज हैं, जो थोड़े कम डेवलप हैं या अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, हमारे छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, वहाँ पे सिडबी के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। वहाँ की जो छोटी छोटी बिजनेसेस हैं उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम ये सिडबी भी कर रही है, अलॉन्ग विथ जो अलग दूसरे बैंक्स हैं जो ग्रामीण बैंक वगैरह हैं उनके साथ साथ में। तो ये एक माइलस्टोन के रूप में हम इस चीज़ को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2006 में एक कमेटी गठित की गई थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन सेटअप, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्ट इंडिया में लाया गया था कि ये हर बैंक का, हर फाइनेंशियल कंपनी का सामाजिक दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में हर, ये जितनी भी कंपनीज वर्क करती हैं हमारे डेट में एज अ कॉरपोरेट, आज के डेट में ये इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन में और उसके डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करे। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, आपने जितने भी बैंक्स के नाम सुने होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जितनी भी फाइनेंस कंपनीज है जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही हैं, उनका सामाजिक दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो इंडियन मार्केट में वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया की रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करना होगा। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिज़ाइन किया। तो
मेजर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड इन 1969। जो बड़े बैंक्स थे नेशनलाइजेशन के, उनका नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ। नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट एज एन एपेक्स एजेंसी फॉर रूरल फाइनेंस इन 1982। 1980s में बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए। जो मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन 69 में हुआ, लेकिन 20 से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए या प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 20 से ज़्यादा 1980s के टाइम पे। और इसी टाइम पे नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ एपेक्स एजेंसी फॉर रूरल फाइनेंस। रूरल फाइनेंस के लिए एक मेजर एजेंसी के तौर पे। SHG स्मॉल हाउसिंग ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम नाबार्ड ने 1992 में लॉन्च किया था। ये छोटे शहरों में, छोटे गांवों में या स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में नाबार्ड की हेल्प से हाउसिंग डेवलपमेंट का काम है। जो गांव में पहले कच्चे घर हुआ करते थे उनको पक्का करने का काम, गांव में जो पानी के एरियाज हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे, उनका प्रॉपर सीमेंट, उनके साइड में जो बैंकिंग जो किनारा होता है उसका प्रॉपर पक्का करना, उनको जो पक्कीकरण का काम है। गांव में जो सड़कें हैं उनके पक्कीकरण का काम है। वहाँ पे लाइट्स लगाने के लिए जो लाइट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, मान लीजिए लाइट आ गई तो उसका आप अलग अलग भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खेतों में पंप सेट लगवा सकते हैं। आप कोई छोटी सी इंडस्ट्री अगर उस आपकी जो उपज है, आपकी जो किसानी के बाद जो फसल आई है उसके बेस पे आप कोई छोटी इंडस्ट्री भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा स्केल का बिजनेस ही करें तो ही आपका मतलब बिजनेस चलेगा। अगर आप किसी भी रूरल एरिया में बैंक अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो नाबार्ड, ग्रामीण बैंक, सिडबी, SBI, आपके छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं कि जो गांव के लोग हैं वो बैंक के थ्रू, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू या फाइनेंस सेक्टर के थ्रू पैसा लेंड करें, उसका यूज़ करें, अपना डेवलपमेंट करें और फिर रिटर्न में बैंक को रीपेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अच्छा, अभी हाल के डेट में जो ये प्रपोज्ड बिल ऑन माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन 2007 है, हाल के दिनों में रूरल एरियाज का स्कोप समझने के बाद, उसको अच्छे से जानने के बाद, कई सारे प्राइवेट बैंक्स ने एक्टिवली एकदम मास पे, बड़े पैमाने पे ग्रामीण एरियाज में जो ग्रुप लोन्स हैं वो देना चालू किया है। ग्रुप लोन्स का कहने का मतलब कि गांवों में छोटे छोटे समूह पहले बनते थे और उनको फंडिंग की जाती थी। समूह में फंडिंग करने का मेन 2-3 रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी एक पर्सन को लोन देते हैं गांव में और कल को अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मान लीजिए वो अपने गांव से निकलकर किसी शहर में चला गया काम करने, तो आपको पता नहीं चलेगा कहीं से भी कि वो कहाँ गया, किसके साथ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके इतने ब्रांचेस नहीं है रूरल एरिया में, आपकी इतनी रीच आउट नहीं है रूरल एरियाज में। आज के डेट में भी जो कई रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे नॉर्मल आने जाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, सड़कें प्रॉपर नहीं है कई एरियाज में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप प्रॉपर टाइमिंग मतलब एक लंबे समय तक रुकने के लिए भी जो आप एक नॉर्मल फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ पे लगभग आप जाएंगे तो मैक्सिमम जो गांव हैं वो रोड से या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं। पर फिर भी हमारे यहाँ भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है, जहाँ पे कई मतलब बरसात के मौसम में हो सकता है कि
कनेक्टिविटी नहीं रह जाती है उस पर्टिकुलर एरिया से। तो अगर बैंक्स ऐसे एरिया में किसी को पैसा दे रही है, कल के डेट में अगर वो बंदा डिफॉल्ट करता है, गायब हो जाता है, तो उसको पकड़ पाना है या उसको उससे पैसा रिटर्न ले पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बैंक्स ने या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने या इन कंपनीज ने, फाइनेंशियल कंपनीज ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के बाद एक स्कीम डेवलपमेंट की कि वो एक समूह में 5 लोगों को, 10 लोगों को मिलाकर एक साथ लोन देते हैं और उस समूह में किसी एक को वो ग्रुप का लीडर बना देते हैं। ग्रुप मेंबर हैं, उसमें ग्रुप हेड होता है, जो कि उनमें से कोशिश ये की जाती है कि जो उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जिन्हें बैंकिंग से रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, या फाइनेंशियली उस पर्सन को हाईलाइट किया जाता है जिससे कि फाइनेंशियली लिटरेट किया जा सके, यानी कि जिसका फाइनेंशियली उसको जो गाइड किया जा सके। हमें अगर कोई पर्सन विजिट करता है, उससे समझ में आता है कि हाँ, इस पर्सन को अगर मैं समझा दूंगा कि लोन लेने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ करनी पड़ती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो जनरली अब ये केस टू केस बेसिस पे जो स्टाफ होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन थोड़ा सा पढ़ा लिखा है उस ग्रुप में, उसे समझाया जाता है कि रीपेमेंट कैसे करना है, अप्लाई करने की क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद इन लोगों को छोटे छोटे समूहों में लोन दिया जाता है। आप आपको एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए या एक डेटा वाइज डिटेल के लिए बताना चाहूँगा कि आज के डेट में जो ये छोटे छोटे समूह लोन्स देने की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो वैल्यूएशन है, जैसे मैं अपने बैंक की बात करूं, फिलहाल मैं HDFC बैंक में हूं, तो हमारे यहाँ जो इस टाइप के ग्रुप लोन्स दिए जाते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो नियर अबाउट 70% है टोटल पर्सनल लोन जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हमारी बैंक HDFC बैंक मार्केट में लोगों को देती है। यानी अगर 100 करोड़ का पर्सनल लोन HDFC बैंक ने मार्केट में लोगों को दिया होगा, तो आज के डेट में लगभग 70 करोड़ रुपए HDFC बैंक ने इन जो ग्रुप लोन्स हैं इस चैनल के थ्रू मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में बैंक्स का कितना पेनिट्रेशन है, कितना ज़्यादा उनका झुकाव है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। ठीक है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने का 2-3 बेनिफिट ये भी होता है कि आपका जो रिटर्न है वो शॉर्ट टाइम रिटर्न्स होते हैं। किसी ने पर्सनल लोन लिया है तो 2 साल 3 साल में रिटर्न करेगा, लेकिन ये जो ग्रुप लोन्स होते हैं ये ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीजन पे, अभी धान की खेती हो रही है, 6 महीने के लिए आपको लोन दे दिया जाएगा, 6 महीने बाद से आपका रीपेमेंट चालू हो जाएगा। और वो लोन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है, क्योंकि अगले साल आपको फिर इस सेम टाइम पे अपना ये एक्टिविटी कंटिन्यू करना होगा। अगली जो एग्रीकल्चरल टाइमिंग सेट होगी, अभी धान आपने रोपा है, इसके बाद हो सकता है आपके पास कहीं दूसरा खेत हो तो वहाँ पे कोई आप पर्टिकुलर सब्जी रोप रहे होंगे। तो क्योंकि एग्रीकल्चर का काम गांव में जैसे जो वो करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, गाय भैंस हैं जिनके पास, उनको तो रेगुलर ड्यूरेशन पे नीड पड़ती रहती है। अभी एक गाय खरीदना है तो मतलब उनको एक साथ कुछ गाय खरीदने हैं, 2-3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उन्होंने लोन ले लिया, 6 महीने 8 महीने में उस लोन को वो पटाकर फिर दोबारा नया लोन उठा लेते हैं।
तो बैंक्स को जो रिटर्न है वो काफ़ी जल्दी जल्दी मिलता है इन माइक्रो फाइनेंस में। किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है तो वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाता है। प्लस इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नियर अबाउट जो नॉर्मल लेंडिंग होते हैं उसके आसपास ही होता है। जैसे आप अगर अपनी ज़मीन को गिरवी रखते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वाला जो स्कीम है आप यूज़ करते हैं, तो उस स्कीम में आपको कुछ ना कुछ आप एज अ कोलेटरल कोई ना कोई ज़मीन कोई ना कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है। बट इन ग्रुप्स में समूह लोन्स में आपको ऐसा कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज वगैरह नहीं करना पड़ता है। इसका बेसिक क्राइटेरिया केवल इतना है कि आपका कहीं पे एग्जिस्टिंग लोन ना हो, आपका कहीं पे कोई देनदारी बकाया ना हो बैंकिंग चैनल में या कॉर्पोरेट चैनल में, या किसी भी कानूनी रूप से आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना हो, फाइनेंशियली आपके ऊपर कभी कोई केस वगैरह ना हुआ हो, तो आप 1-to-1 इन लोन्स के लिए अप्लाई करिए। छोटे छोटे लोन्स रहते हैं, 40,000 50,000 1 लाख के अंदर के लोन रहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 6 महीने या साल भर के लिए आपको मिल जाता है ये। अच्छा, इन ग्रुप्स में मिनिमम 2 लोगों से लेकर 20 लोगों तक को जोड़ा जा सकता है। जनरली कोशिश की जाती है कि ग्रुप मीडियम रेंज का हो, 10 मैक्सिमम 10 से 12 लोग ही जुड़े इसमें, ताकि रीपेमेंट के टाइम पे इशू ना हो इसमें। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस जो सिंपल अभी हम जो इतने समय से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें माइक्रो फाइनेंस का सिंपल रोल ये है कि जो पुअर सेगमेंट्स हैं, जो उनको स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे कामों में लगे होते हैं, जैसे अभी सीज़न आया तो उनको खेती करने के लिए बीज वगैरह है, खाद वगैरह लाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, किसानों के पास ज़मीन तो है लेकिन फिर उसमें कई और चीज़ें लगती हैं। मान लीजिए रोपाई करना है, उस टाइम पे जो आपकी पहले बात तो आपको बीज वगैरह लाना पड़ेगा, खाद लाना है आपको, जुताई करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह मान लीजिए कहीं से हायर करते हैं अगर आपका खुद का नहीं है, तो इन सारी चीज़ों में पैसा लगता है, लाना ले जाना। उसके बाद और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको जितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयाँ होती हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अगर आप देखें, पर जो किसान इन्वेस्टमेंट कर रहा हो वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है कि इन नीड्स को भी पूरा कर सके, या फिर पर्टिकुलर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो पहले किसान एक इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बेस पर ही अपना प्रॉफिट गेन करता है। अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान के पास कोई स्कोप नहीं होता है अपना लाइवलीहुड प्रॉपर चलाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मेरी फसल खराब हो जाए तो मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नीड, अपना जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई बंदोबस्त करना होगा। तो इन नीड्स के लिए भी गाँव में ये छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वर्क करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने देखा है, फॉर्मल या बैंकिंग सेक्टर के थ्रू है। दूसरा इनफॉर्मल है, जहाँ पे कई छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया कि बैंक भी आज के डेट में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जंप कर गई है, बट आज भी माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस ग्रुप जो हैं, जो सेवा समिति होती हैं, जो फाइनेंशियल समितियां होती होंगी, आपके गांव में आपने काफ़ी ऐसी समितियां देखी होंगी जिनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। अच्छा, समिति चलाने के लिए एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड में मेंबर होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। जनरली आप देखेंगे कि समिति कोई ना कोई फाउंडेशन, कोई ना कोई संस्था रन करती है, चूँकि इन संस्थाओं को माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में वर्क करने का लाइसेंस जो है
बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन इन सोशल वर्क के जो कामों से जुड़ी कंपनीज होती हैं, जो संस्थाएं होती है, उनको माइक्रो फाइनेंस की लाइसेंसिंग बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है जिसके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में आता है। पूल ऑफ फंड जो यहाँ पे लिखा है, इसका कहने का ये मतलब है कि उसके पास एक बल्क में फंड है, इन्वेस्ट एक संस्था है जिसके पास डोनेशंस आता है कई जगह से, वो पर्टिकुलर काम के लिए डोनेशन आता होगा। तो यहाँ पे ये जो संस्था है या जो एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक बल्क में फंड है, वो कुछ नहीं करेगा, वो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन करके मार्केट में लोन लोगों को प्रोवाइड करेगा। इसका एंड बेनिफिट क्या होगा, उस पैसे का यूज करके एक छोटा मोटा बिजनेस, एक माइक्रो बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का अलग अलग स्ट्रक्चर भी है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई संस्था उसको रन करती है, तो हो सकता है संस्था जो है वो, कई उसमें ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका इंटरेस्ट, जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट गेन करना नहीं होता है, वो केवल और केवल मार्केट इंटरेस्ट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कार्य के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। ठीक है विक्रम, आवाज आपको आ रही है? अभी मैं ऑडिबल हूं आप लोगों को? विक्रम, हाँ यस सर, आपका साउंड आ रहा है सर। ठीक है। एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, आपके किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है चैट पे, उनको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस में ये तीन स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते हैं। एक नॉन प्रॉफिटेबल, दूसरा जो है वो है प्रॉफिटेबल। सिंपल इसका अगेंस्ट ही होगा कि कोई ना कोई बंदा अपना पैसा मार्केट में लगा रहा है, बदले में इंटरेस्ट गेन करेगा, तो वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तीसरा होता है म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट में क्या होता है कि कोई ना कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, कोई फेडरेशन होती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसमें कि कुछ पब्लिक का फंड लगा होता है। कई बार ऐसा हो सकता है किसी संस्था का फंड लगा हो और पब्लिक का फंड लगा हो, या फिर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करती है प्लस वो पब्लिक से बोलती है, गवर्नमेंट प्लस कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेट आपस में कोलैबोरेट करके रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रो फाइनेंस में जिनका यूज होता है। अच्छा, कुछ केस स्टडीज हैं इसमें, जैसे एसबीआई की केस स्टडी है, देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है, और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये पुराने नंबर्स हैं। लार्जेस्ट बैंक ब्रांच फीस 9247, सेमी जो रूरल और सेमी रूरल ब्रांचेस हैं उसका भी नंबर है। और SBI हैज 30 रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया नोन एज RRBs। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, इसको सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी SBI करता है हमारे यहाँ पे। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है, वैसे ही हर अलग अलग स्टेट्स में SBI की हेल्प से जो राज्य ग्रामीण बैंक्स हैं वो वर्क करते हैं। तो ओवरऑल जो बैंकिंग का काम है, जो
राज्य बैंक की बैंकिंग फैसिलिटी का काम है वो एसबीआई प्रोवाइड करती। कहने का मतलब ये जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसको, उसका जो करेंसी चेस्ट है वो एसबीआई का होता है। इनको कैश में जो फंडिंग प्रोवाइड होती है आरआरबीज को, ये भी एसबीआई के थ्रू आती है। इनिशियल फंडिंग जो है, यानी आरआरबीज को स्टेब्लिश करने के लिए जो इनिशियल फंडिंग है वो एसबीआई के थ्रू आती है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंटली आरआरबीज वर्क करती है। Total number of SBI regional rural bank in India are 2349। यानी कि ये जो SBI है, जैसा ये डेटा आपको बता रहा है कि जिस समय ये स्लाइड्स बनाई गई थी तब लगभग 13 स्टेट्स में SBI की हेल्प से रूरल बैंक्स डेवलप किए गए हैं। जी आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कि एसबीआई की हेल्प से 13 स्टेट्स में ये रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, आरआरबीज, राज्य ग्रामीण बैंक डेवलप किए गए हैं, जिनमें इस समय तक 2349 इतने ब्रांचेस थे। 2349 2349 ब्रांचेस टोटल। 16% है इन टोटल बैंकिंग सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का। एक मिनट विक्रम, मैं थोड़ा सा लाइन पे रखूँ। जितने भी रूरल बैंक्स हैं उनका 16% शेयर ये एसबीआई सपोर्टेड रूरल बैंक्स का है। इसके अलावा ये एक सिंपल केस स्टडी है जिसमें से 1973 से ये सारे रूरल बैंक ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल बैंक वर्क कर रहे हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के वर्क पे ये सारे बैंक्स वर्क कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Welcome everyone and good morning to everyone once again. मैं ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा आपकी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं। जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, के ऊपर भी आज मॉर्निंग ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये आज के डेट में किसी न किसी वे में गवर्नमेंट सेक्टर लैंडिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, विद द हेल्प ऑफ फंडिंग इन रूरल एरियाज। विक्रम 2 मिनट मुझे आप दीजिएगा, मैं वापस रिकनेक्ट होता हूँ स्लाइड पे।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सो आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं कि एक इस प्रकार की फैसिलिटीज हैं। एसबीआई टाइनी स्मार्ट कार्ड्स हैं, यानी कई स्मार्ट कार्ड्स हैं जो एसबीआई प्रोवाइड करती हैं रूरल एरियाज में। केसीसी कार्ड्स हैं जिनकी लिमिट जो है वो अराउंड 20,000 के आसपास है, ठीक है, और जिसका एनुअल इंटरेस्ट होता है वो लगभग 2.5% के आसपास है। एनुअल इंटरेस्ट 2.5% मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आज के डेट में भी आप नॉर्मल लोन लेने जाएंगे, होम लोन तक का इंटरेस्ट 6% 7% के आसपास होता है। तो गांव के जो किसान हैं, जो रूरल एरियाज के लेंडर्स हैं, उनके लिए मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट होता है। ये काफ़ी कम है। इस तरीके की स्कीम डिज़ाइन करने का केवल और केवल मोटिव ये है कि जो रूरल एरियाज हैं उनको फाइनेंशियली कनेक्ट किया जाए, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। सर सर 20,000 एनुअली है कि मंथली है सर लिमिट? जी 20,000 सर एनुअली है कि मंथली है सर ये लिमिट? देखिए, जैसे आप कोई एक कार्ड लेते हैं उसकी कोई लिमिट सेट कर दी गई है, ठीक है। जितना आप यूज करेंगे केवल उस पर 2.5% लगेगा। आपने 5,000 रुपये यूज किया तो उसका 2.5% लगेगा आपको। आपको वो 5,000 का पेमेंट करना है। अगर आप साल भर तक उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो 2.5% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा 20,000 साल भर के लिए यूज कर लेते हैं, आज आप यूज कर लेते हैं, तो जब तक आप उस पर पेमेंट कर रहे होंगे, जब तक आप उसका पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हर महीने हर साल आपको 2.5% रेट के हिसाब से उस पर चार्ज काउंट होता जाएगा। पेमेंट आपको हर महीने करना होगा, ठीक है। ठीक है सर। अंतर समझ में आया? आपको एक लिमिट मिल गई है, उसको आप जितना यूज करते हैं और जब तक यूज करते हैं तब तक आपका इंटरेस्ट लगेगा और उतने ही अमाउंट पे लगेगा। केसीसी कार्ड्स चाहे वो एसबीआई दे या आज के डेट में दूसरे भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं, जब वो ये प्रोवाइड करती हैं तो जितना पैसा आप यूज कर रहे हैं केवल उतने पे आपको इंटरेस्ट लगता है, और जितने समय तक आप उसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तब तक के लिए। ये एक डेटा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। SHG ग्रुप्स जो हैं उनका फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। आप फोटोज में देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में एक सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बैठा हुआ, एक संस्था से गया हुआ, किसी न किसी समिति से जुड़े होंगे। ये इनको ग्रुप्स में बैठाकर फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, बैंकिंग सेक्टर का यूज़ या फाइनेंस सेक्टर का यूज़ कैसा करना है, ठीक है। तो आज के डेट में जो मार्केट शेयर्स है सारे कॉमर्शियल बैंक्स में, उसमें 43% के थ्रू पेमेंट कर रही हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, आप देख सकते हैं कि ये फिलहाल जो एक इम्पैक्ट है वो 6,400,000 वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। अच्छा, कोशिश की जाती है कि ये जो रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं बैंक्स, ये गाँवों में जब लोगों को लोन देती हैं, ये ग्रुप्स के थ्रू लोन देती हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि ये घर की महिलाओं को कनेक्ट करें। घर की महिलाओं को इनके 2-3 बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहली बात कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा एक वर्ग बोल सकते हैं फाइनेंशियली लिटरेसी के मामले में, वो घर की महिलाएं होती हैं।
उनके खुद के अकाउंट्स भी होंगे, लेकिन घर के जो पुरुष होते हैं वो उस अकाउंट को रन कर रहे होते हैं, उसमें कितना पैसा डालना है या निकालना है ये डिसाइड भी घर के पुरुष करते हैं। तो बैंक्स ने जब ये स्कीम्स में पैसे डालने चालू किए, उनके थ्रू गाँव में लेंडिंग प्रोवाइड करना चालू किया, तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया कि ये पैसा डायरेक्टली घर की महिलाओं को मिले ताकि उसका वो सही यूज़ कर सके, कोई उसका बैड इफेक्ट ना जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि रूरल एरियाज़ में जो नशे का चलन है, जिसके कारण घर का फाइनेंशियल स्टेटस खराब रहता है, ऐसे सिचुएशंस में कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनकी फैमिली पे जाता है, तो जो पैसा है वो डायरेक्टली महिलाओं के अकाउंट में या महिलाओं को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट देखा जा सके। चार्ट में देख सकते हैं कि इसका जो SHGs का मेन जो गोल है वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, सोशल ट्रांसफॉर्मर है और मनी लेंडर फ्री विलेजेस। यानी गांवों में जो मनी लेंडर्स होते थे वो जिस तरीके से इस सेक्टर को रन किया करते थे, उससे गांव का जो इन्वायरमेंट है उसको फ्री करने की कोशिश की जा रही है। मनी लेंडिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हैबिट्स हैं गांव वालों में, उसको प्रैक्टिकल करना, बैंकिंग चैनल या फाइनेंस चैनल के थ्रू कलेक्ट करना, किसी भी लोकल लेंडर से होने वाले नुकसान से उनको बचाना। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जहां फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वुमेन होगी, जब वो धीरे धीरे इन सिस्टम्स को समझेगी या जब वो पैसा लेंड करने के बाद रीपेमेंट करेगी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। महिलाएं अपने आप सुरक्षित महसूस करेंगी, वो अपने आप को किसी न किसी चीज़ के लिए कैपेबल समझेंगी कि हमने पैसा मार्केट से लिया, उसका री इन्वेस्टमेंट किया, फिर हमने उस पैसे को रिटर्न कर दिया। सोशल अपलिफ्टमेंट होगा बोथ फाइनेंशियली और जो सामाजिक तौर पे जो उनको एक समझ होती है फाइनेंशियल चीज़ों की, वो उनकी बढ़ेगी इन SHGs ग्रुप के थ्रू। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। 1 लाख अनबैंक्ड विलेजेस को कवर किया गया है। 1 लाख विलेजेस मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका वाइड स्प्रेड जो होगा, ठीक है, कितना बड़ा इसका वाइड स्प्रेड रेंज है इन लोन्स के थ्रू पैसा प्रोवाइड करने का। अच्छा, ये जो डेटा है ये 2009-2010 का है। आज के डेट में ये वैल्यूज इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं, स्पेशली जो जब से आपका ये जो नोटबंदी लागू हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में चेंज है, ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स जो रूरल एरियाज़ के हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंकिंग, रूरल बैंकिंग चैनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये जो फाइनेंशियल ग्रुप्स हैं, जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट से रूरल एरियाज़ में, इनका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है फाइनेंशियल सेक्टर्स में। एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस, देखिए गैप एनालिसिस सिंपल से ये कहता है कि गांवों में जो ज़रूरत है उसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे इमीडिएट नीड्स हैं, मैंने बताया आपको कि अभी खेती का सीज़न आ गया है, धान रोपाई करनी है, तत्काल में पैसे चाहिए। कुछ पैसे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होंगे। The poor requires mechanism to keep their limited resource safely, credit to meet emergency and credit to for micro। देखिए सिंपल, अगर मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊं तो हो सकता है थोड़ा लंबा जाए या लेंदी जाए, लेकिन हमारा सिंपल जो तरीका कहता है कि आज के डेट में हमें जो पैसा मिल रहा है वो टाइमली मिले,
रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर हो। 1-2% आदमी ऊपर नीचे देख लेता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत है तो वो पैसा हमें टाइमली मिल जाना चाहिए। जितना अमाउंट है वो मिल जाना चाहिए। उस अमाउंट को मिलने के लिए जो तरीके हैं, जो चैनल है, जितने आपको प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस छोटा हो, कम ड्यूरेशन में मेरा लोन अप्रूव हो जाए, क्लियर हो जाए, मेरे खाते में आ जाए। सबसे बेसिक नीड आज के डेट में किसी भी कस्टमर की, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे वो ग्रामीण मतलब सिटी एरिया में हो, चाहता है कि भैया मेरे को नीड है, अभी मैंने आज अप्लाई किया, हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर मैक्स टू मैक्स मुझे वो पैसा मिल जाए। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी कस्टमर का वो सेम है। बट जब बैंक वो पैसा प्रोवाइड कर रही है तो बैंक्स या वो कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज या वो सोसाइटीज इस चीज का ध्यान रखकर करेंगी कि 3 चीजें वो कवर करने की कोशिश करेंगी कि उनके पैसे रिटर्न का कब तक आएंगे, किस तरीके से आएंगे, यानी कि रीपेमेंट के ऑप्शन को वो प्रॉपरली चेक करेंगी। इफ़ इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक ये मान के चलता है कि कोई ना कोई पैसा उसका डूबेगा, तो वो कितना पैसा किस सेक्टर में लगाए, ताकि अगर वो पैसा किसी भी तरीके से डूब जाता है तो हम उसको कहीं ना कहीं से उस चीज़ को, उस लॉस को किसी दूसरे प्रॉफिट के थ्रू बराबर कर सके, ताकि हमारा जो सेक्टर है वो रन करता रहे। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के रोड मैप्स हैं। देखिए, अभी प्रैक्टिकल वे में मैं आपको जैसा समझाऊं, तो अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की हैं। आपके इलाके में भी कई सारे ऐसे चलते होंगे, जैसे अभी कुछ समय पहले टॉयलेट्स बनाने के लिए स्कीम चल रही थी, तो उसके लिए फंड आया था। गांव के जो घर हैं उनको उनके पक्का करने के लिए स्कीम चल रही थी। जनधन योजना था, उज्ज्वला योजना चलती है जिसमें गैस सिलेंडर लेने पे आपको सब्सिडी डायरेक्टली आती है। तो ये भी सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। आज के डेट में अगर आपके पास अकाउंट होगा तो डायरेक्टली सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो भी आप लेना चाहें। जैसे एक इंदिरा आवास योजना था गाँव में, स्पेशली छत्तीसगढ़ में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि गांव में जितने भी घर हैं उनको पक्का करने के लिए 75,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया गया था। आपके पास छप्पर वाले घर हैं, खपड़ैल घर है, उसको आप कन्वर्ट करके सीट वाले, एस्बेस्टर सीट के, टिन शीट के घर डेवलप करना था। उसकी फोटोज खींचकर आपको सोसाइटी में भेजनी पड़ती थी, और उस फोटोज के बेस पे आपको अगला फंडिंग प्रोवाइड किया जाता था। तो रूरल सेक्टर की जो बैंकिंग है उसको समझने का सीधा तरीका ये है कि अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जो छोटा टाउन है, छोटी सिटीज हैं, इवन इफ कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई टाउन या सिटी नहीं है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स नहीं चल रही। इवन इफ कि अगर आप रायपुर में रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं, तो सिटी के थोड़े से ही बाहर आप जाएंगे, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर में भी कोई ना कोई गाँव होगा। वो गांव भी डायरेक्टली आज के डेट में इन स्कीम्स के थ्रू जुड़े हैं। वहाँ पे ये फैसिलिटीज एक्टिव हैं आज के डेट में। कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई सोसाइटी, कोई ना कोई संस्था इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो एज अ बैंकर, एज अ फाइनेंशियल स्टाफ, आपको इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए कि कल के डेट में अगर आप मार्केट में आपको अगर कोई छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपके किसी फ्रेंड को स्टार्ट करना हो, तो आप उनको ये फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं कि भैया ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, आप बैंक में जाइए, पता करिए, आपको 30, 40, 50 हज़ार रुपये का लोन तो ऐसे ही मिल जाएगा, ताकि आप समूह में ऐड होकर, आप अपने गांव का कोई समूह होगा उनके साथ जुड़कर आप ये लोन उठाइए, आप अपना काम करिए, और विद इन 6 मंथ या 1 साल के अंदर आप अपना रिपेमेंट कर दीजिए। ठीक है विक्रम, मोस्टली तो पॉइंट्स इसमें कवर हैं। अगर कोई डिस्कशन करना हो टीम को या स्टूडेंट्स को, ये कंप्लीट स्लाइड्स जो है मैं वो अभी शेयर कर दूंगा विक्रम और सौरभ के साथ, तो आप ले सकते हैं।
इसमें काफ़ी डिटेल्स लिखे हुए हैं, जैसे मनरेगा योजना थी उसके टाइम पे डायरेक्ट फंडिंग हुई जितने भी किसान हैं या जो वर्कर हैं मजदूरों के अकाउंट में। तो इससे बीच में जो बिचौलिए थे वो जो पैसा खा जाया करते थे, गबन कर लेते थे, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके हमारे सिस्टम से उन चीज़ों को हटाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, गांव के लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो इस तरीके के एक तो फ्रॉड से बचे, दूसरा कि उनका खुद का नॉलेज गेन हो कि अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का यूज़ कर सके। तो विक्रम में ये जो भी स्लाइड है वो आपको और सौरभ को शेयर कर दूंगा। कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है आप लोगों की, या किसी ने अभी ऐसी कोई फैसिलिटी यूज की हो तो उनको इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो। सर एक डाउट था हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है विक्रम। आप जो भी वो बोल रहे हैं अगर आप साथ में उसको चैट बॉक्स पे टाइप भी कर देंगे तो मुझे उनका क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। तो आई गेस कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके आज के हमारे डिस्कशन पॉइंट पे। विक्रम आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो। हो गया सर, कंप्लीट करते हैं अगर क्लास कंप्लीट हो गया है तो। ठीक है। अच्छा, स्पेशली अभी आप लोग देखते होंगे, मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड अप करके क्लोज करता हूँ। हाँ अविनाश, आप पूछ सकते हैं कि अभी आप देखते होंगे कि ग्रामीण सहायता केंद्र आपके यहाँ डेवलप किए गए हैं कई जगह एसबीआई की हेल्प से। ग्रामीण डेवलपमेंट सेवा केंद्र हैं, तो ये भी एक प्रकार से रूरल बैंकिंग का एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है विक्रम, फिर अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम क्लोज करते हैं सेशन को, और मैं ये शीट वगैरह आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आगे के लिए आपके पास हो। एक क्वेश्चन आपने पूछा है साक्षी ने, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जब फसल खराब हो जाती है और फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं तो गवर्नमेंट उस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है या नहीं। ठीक है, नेचुरल कैलामिटी की वजह से जैसे ऐसा कोई स्कीम तो नहीं है गवर्नमेंट डिसाइडेड, बट अगर आपने ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो
नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी या फिर कोई सुसाइडल केस हो, आज के डेट में उनको भी कवर करने का स्कीम है। बट जिस समय इंश्योरेंस लिया जाता है तभी ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है कि कस्टमर की जो फार्मर है उसने सुसाइडल क्लॉज उसमें ऐड करवाया है या नहीं। आज के डेट में जनरल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, जैसे कोई बोलते हैं, आपको ये मालूम होगा कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता है। पर आज के डेट में कई ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज, कई ऐसी स्कीम्स डेवलप की गई है जहाँ पे पॉलिसी लेने के एक ड्यूरेशन के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद, ये पहले से ही लिखा होता है आपके बॉन्ड पे कि 1 साल बाद भी अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है, जब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी, मान लीजिए आपने 10 साल की एक पॉलिसी ली है, 10 साल आप पेमेंट करने वाले हैं, 1 साल बाद से आपका जो सुसाइडल क्लॉज है वो उस सुसाइड के केस को भी कवर करेगा। पर अगर जिस समय बीमा आपने लिया है उस समय इस तरीके का कोई क्लॉज मेंशन नहीं था आपके बीमा में या आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको वो कवर नहीं मिलेगा। यशवंत, जैसे अभी आपने पूछा है कि फसल बीमा योजना है सर, फसल बीमा योजना जो है आज के डेट में भी इसी तरीके से फाइनेंशियल जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए ये फसल बीमा योजना लागू की गई है। फसल बीमा योजना ये बोलती है एक मिनिमम प्रीमियम है, इसमें आप अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। कल के केस में अगर वो फसल खराब होती है, जितनी खराब होती है आप उतना अमाउंट क्लेम में डाल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि इस योजना के तहत आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना कवर मिलेगा आपको, ये चीज़ें बीमा योजना में पहले से लिखी हुई रहती हैं। फसल बीमा योजना आपके सारे फसल को कवर नहीं करती है, ये एक मिनिमम गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें 1-2 लाख तक का ही कवर है, 2 लाख तक की फसल को कवर किया जाएगा। कई स्कीम्स में जो EMI अमाउंट है उसके हिसाब से 2 लाख या 5 लाख का कवर प्रोवाइड करते हैं। बट कि जो फसल है वो कितनी खराब हुई है या नहीं हुई है, ये डिसाइड करने का पूरा हक वो जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है या गवर्नमेंट जो इस पॉलिसी जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन इस पॉलिसी को देख रही है, ये उस डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यशवंत, अगर फसल बीमा योजना जो है आप उसको देखना चाहेंगे तो वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन के तौर पे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के तौर पर एक स्कीम लाई गई है। पहले फसलों का बीमा इंडिया में नहीं हुआ करता था, आज के डेट में हो रहा है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की जा रही है। बीमा कराना, फसलों का बीमा हो गया, आपके जानवरों के का भी बीमा होता है, जो गाय है, भैंस हैं, उनका भी बीमा होता है आज के डेट में कि उनका जो कैपेसिटी है
मिल्किंग कैपेसिटी जो हो गई, उस सब का भी बीमा हो रहा है आज के डेट में। आपके ट्रैक्टर का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं सेपरेटली, जो आपका नॉर्मल इंश्योरेंस होता है उसके अलावा भी ट्रैक्टर के साथ में जो ट्रॉली है, जो आपका जो दूसरी मशीन्स और साथ में थ्रेशर वगैरह लगी होती हैं, आप उनका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। वो सब भी कवर इन रूरल बैंकिंग सेक्टर की जो सोसाइटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, उनके थ्रू होता है। तो हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपने क्वेश्चन किया है, ये फसल बीमा योजना भी इस स्कीम में एज अ फाइनेंशियल एजुकेशन ऐड हुई हैं। ये जो आप NBFC पढ़ते हैं या जो आप रूरल बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हैं, इससे इसका डायरेक्ट लिंकिंग नहीं, पर ये हाँ, ये इसका एक बाई प्रोडक्ट है। धीरे धीरे जिस हिसाब से स्कीम्स आज के डेट में मार्केट में सेट हो रही है। विक्रम, आई थिंक हम आज क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है? यस सर, ठीक है सर। कुछ जो इसके और नोट्स होंगे वो मैं सौरव को और आपको शेयर करता जाऊंगा, ताकि आप अपनी टीम को फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख सकें, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच टीम। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो, थैंक यू सर जी, तो आप डायरेक्टली सौरव को या विक्रम को, आप जो भी आपका ग्रुप वगैरह हो, जिस चैनल से आप लोग बातचीत करते हो, वहाँ शेयर करके, विक्रम आप मुझे 1-to-1 भी भिजवा सकते हैं, ताकि मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है? यस सर, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सर सर।